हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आई होप सो गाइस यू आर डूइंग वेल। आप सभी के बहुत सारे मैसेज थे कि एक बार बिगनिंग से कैसे आंसर राइटिंग की जाए, और उसके साथ साथ जीएस पेपर 5 और 6 यानी यूपी पीसीएस मेंस के लिए काफ़ी इफेक्टिव होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग आप बात करेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे की जाए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन को आपको देख सकते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन को किस तरीके से डिफरेंट आस्पेक्ट्स में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, खास करके बिगिनर्स के लिए। ठीक है, बिगिनर्स इसको जरूर देखें, क्योंकि इसमें बताया जाएगा कि यूपी पीसीएस मेंस की आंसर राइटिंग कैसे की जाए। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन वाइज हम लोग लेके जीएस पेपर इसके साथ साथ, ठीक है, 5 और 6 के सिलेबस को भी कवर अप करेंगे। तो पहले स्टार्ट करेंगे जीएस पेपर 5 के साथ से। ठीक है, दिखा दे थोड़ा सा इसमें कि किस तरीके से जो पूरे यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग है, तो किस तरीके से आप अपने जो आंसर को फ्रेम करेंगे। उसके साथ साथ आप इस तरीके से अपना नोट्स भी अगर बनाते हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, तो काफ़ी आपके लिए इफेक्टिव होगा। पहले फटाफट देख लीजिए, एक बार आपको ओवर भी दिखा दे रहे हैं किस तरीके से, है ना। यहाँ पे जो कॉपी चेक भी हुई हैं, एक एस्पिरेंट्स ने जो कॉपी लिख के तरह के क्वेश्चन है यहाँ पे, काफ़ी जितने वर्ड्स में कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, इस तरीके से कितने कैसे लिखा गया, इसकी इवैल्यूएशन में कितने कितने मार्क्स मिले हैं, है ना, किस तरीके से आंसर राइटिंग हुई है, ये चीज़ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अभी ये वन बाई वन क्वेश्चन लिखे हम लोग यहाँ पे। ये क्वेश्चन जो रहता है उस क्वेश्चन को लिखा क्या जाता है, सबसे पहले क्वेश्चन का इंट्रो देना रहता है ना। क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका इंट्रो, और उसका मेन बॉडी क्वेश्चन का, और उसके साथ साथ उसका कंक्लूजन। तो ये सब सारी चीज़ें हम एक अलग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहे तो इसको बार बार यहाँ रिपीट नहीं करेंगे, फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया और उसका सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए हमारे पास है। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश विकास में गैर सरकारी संस्थानों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, ये जीएस पेपर 5 का है। ठीक है, जीएस पेपर 5 में आपका आएगा, यानी यूपी स्पेशल का जो पेपर है जीएस मेंस का 5th पेपर, उसका ये 8 नंबर का क्वेश्चन बना 125 वर्ड का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में क्या क्या हमें करना है। तो सबसे पहले गैर सरकारी जो संगठन है उसके बारे में बताना, उसकी भूमिका उत्तर प्रदेश के विकास में किस तरीके से इंपॉर्टेंस रखती है उसको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रो एक छोटा सा, ठीक है, इंट्रो देखेंगे। जो इंट्रो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि विश्व बैंक के अनुसार, ठीक है, पहले कोट कर दिया विश्व बैंक के अनुसार कि ऐसे संगठन एवं संस्थाएं जो अपने कार्यों वित्त का नियंत्रण स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं, जिनका प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक लाभ कमाना न होकर जन कल्याण होता है। तो देखिए कितना सटीक तरीके से यहाँ पे इन्होंने इंट्रो को दिया है, उदाहरण भी दे दिया है कि प्रथम एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, तो इनका जो इंट्रो है इसको काफ़ी अच्छा तरीके से इन्होंने इंट्रो लिखा है। उसके बाद से अगर हम देखेंगे कि एनजीओ के बारे में बताया गया है, कैसे बताया यहाँ पे। एनजीओ विभिन्न क्षेत्रों में जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ठीक है, पर्यावरण आदि क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, दर्पण पोर्टल के अनुसार, ये भी फिर यहाँ पे एक चीज़ कोट कर दिया है यहाँ पे, आंसर भी इससे वैल्यू बढ़ जाती है। वर्तमान समय उत्तर प्रदेश में 25,000 से ज़्यादा एनजीओ कार्यरत है। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका इंट्रो में पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है ना। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो एनजीओ के विकास की बात है उसमें किस तरीके से उत्तर प्रदेश में, ठीक है, एनजीओ की भूमिका क्या है उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने डिस्कस करा। तो उसको डिफरेंट आस्पेक्ट में तोड़ दिया। ठीक है, इसको देखिए सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, इस तरीके से आप जब बांट लेंगे तो मेन बॉडी आंसर आपका काफ़ी इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये पर्यावरणीय क्षेत्र है ना, इस तरीके से। ये वन बाई वन करके देख लेते हैं क्या क्या इसमें पॉइंट्स इन्होंने लिख रखा है। देखिए बात करें अगर सामाजिक क्षेत्र की, तो सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या पॉइंट दिया है कि शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच, उदाहरण दे दिया प्रथम एनजीओ। खाद्य सुरक्षा में उदाहरण अक्षय पात्र फाउंडेशन का यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आप जिस तरीके से इन्होंने पॉइंट दिया उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी, दृष्टिबाधित लोगों के लिए शिक्षा के रोजगार में ई दृष्टि एनजीओ। ठीक है, चित्रकूट का यहाँ पे एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आपके ना जो उत्तर की जो आप कह सकते हैं उसकी वैल्यू जो ना काफ़ी इनरिच हो जाती है। आर्थिक क्षेत्र में अगर हम देखें तो गरीबी दूर करने में यहाँ पे उदाहरण कॉमन मैन ट्रस्ट, सार्थक फाउंडेशन, कौशल प्रदान करने और रोजगार देने में जन विकास समिति। ठीक, राजनीतिक क्षेत्र में अगर हम बात करें दोस्तों, तो राजनीतिक क्षेत्र में क्या है, सरकार के साथ नीति निर्माण में सहयोगी राजनीतिक कमियों को उजागर करते हैं, जैसे एडीआर की रिपोर्ट में। ठीक है, 44% नेता अपराधी हैं। ये यहाँ पे महिलाओं को प्रशिक्षण तथा राजनीतिक जागरूकता, उदाहरण लग, ठीक है, लक्ष्यम करके। ठीक है, पर्यावरण में देखें अगर हम, पर्यावरण में क्या क्या है, पर्यावरणीय क्षेत्र में देखिए जल परीक्षण विधि और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता हेतु प्रशिक्षण, यहाँ पे उदाहरण
अभिनव NGO मुजफ्फरनगर का सिंगल यूज प्लास्टिक वन रोपड़ मृदा प्रदूषण के प्रति जागरूकता अभियान। ठीक है, तो ये तो सारा हो गया क्या इनका मेन बॉडी का आंसर। ठीक है, मेन बॉडी क्वेश्चन NGO के बारे में था, उसको कैसे भूमिका अदा करेगा उसको यहाँ पे सब चीज़ ने बता दिया गया। ठीक है, अब देखिए इसको क्या, इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मैप के माध्यम से इन्होंने क्या किया है, इसको पूरा रिप्रेजेंट कर दिया है, उसकी भी आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ पे जो जितने सारे एग्जांपल, जिसको अगर आप इस तरीके से एक बॉक्स बना के मैप के माध्यम से बता देते हैं, तो ये आपके आंसर की ना एक काफ़ी एक वैल्यू एडिशन जो हो जाती है। उसमें देखिए आप किस तरीके से एक यूपी का मैप बना है यहाँ पे, है ना। कुशीनगर में देवा सेवा समिति, है ना, फूड फॉर लाइफ वृंदावन, और जो भी यूपी के NGO उनको सारा लोकेट कर दिया, दृष्टि, है ना, हरितिका, समय भारती, अभिनव। तो इस तरह से क्या होता है, जो पॉइंट्स आपके छूट भी गए हैं वो क्या होते हैं इसमें आपके इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये आपके फाइनली आंसर में काफ़ी इनरिच होगा। ठीक है, इसके बाद से कंक्लूजन देख लेते हैं इसका। अब कंक्लूजन क्या है कि इसका कंक्लूजन की अगर बात करें, कंक्लूजन देखिए, स्पष्ट प्रदेश में NGO मानवाधिकार संरक्षण जो भी जितने सारे पाते हैं, विरासत संरक्षण, महिलाओं को उत्थान आदि के लिए कार्यरत है, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है उसको बता देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या ये सुधार और संरचनात्मक संविधान को पेश करता है। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इसका एक कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, और आज हम लोग बात करेंगे कि दोस्तों मेंस आंसर राइटिंग में कैसे लिखा जाता है एक अच्छा उत्तर। ठीक है, कि ऐसी क्या क्वालिटी थी, व्हाट वर्ड शुड बी कंटेन इन दैट आंसर, कि एक आंसर को एक अच्छा आंसर के रूप में लिखा जा सके। ज़्यादा हम इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को ना एक्सप्लेन कर, बस आपको 5 से 6, ठीक है, 5 से 6 आपको ऐसे रूल बताएंगे जिस रूल को आप फॉलो करके आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आपको फटाफट वो रूल बताते हैं, आप उससे बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना है। जो भी आप UPSC का आंसर लिख रहे हो मेंस का, ठीक है, या स्टेट PCS का आंसर लिख रहा हूँ, हमने बहुत सारी कॉपियाँ भी अपलोड करी है। ठीक है, जो बच्चे लिख रहे हैं कॉपियाँ मेंस की, उससे आप देख के आप उससे सीख सकते हैं। ठीक है, उन कॉपियों को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों का मैसेज था कि सर पहले आप वो क्या कहते हैं आंसर राइटिंग सेशन पे पहले बता दीजिए कैसे कैसे आंसर लिखना है ना। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस थे टेलीग्राम पे, तो मैं सोचा कि चलो ठीक है पहले इस पर एक वीडियो बना दे, देन आपको जो कॉपियाँ अभी अपलोड कर रखी हैं उन कॉपियों को 1 बाय 1 करके डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए फटाफट पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, क्या दिमाग में रखना है एक आंसर लिखने से पहले। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो ये रूल बहुत फेमस रहता है कि 753 का नियम क्या है, इसको हम पहले लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले उससे पहले जो कुछ पॉइंट उसको आपको हम बताते चले। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए कि जो आप अपना आंसर राइटिंग करेंगे, किसी भी क्वेश्चन का जब आप आंसर लिखने जाते हैं, तो उस आंसर राइटिंग में जो हम आंसर देते हैं उसमें कोशिश पहले ये होनी चाहिए कि उसको प्रमाणिक हो, मतलब कि इधर उधर की बातें ना हो। ठीक है, उसको प्रमाणित करने का मतलब ये है कि इस पहले पॉइंट में कि जो आप लिख रहे हैं ऑथेंटिक हो, ये नहीं कि कहीं की भी चीज़ें उठा के कुछ भी उसमें लिखे जा रहे हैं आंसर में। ठीक है, दूसरी चीज़ उसमें क्या ध्यान रखेंगे कि कीवर्ड का इस्तेमाल जो है, कीवर्ड का इस्तेमाल अगर बात करें तो उसका करें, मतलब जैसे ना कंक्रीट वर्ड, जिन वर्डों का एक अच्छे वर्ड है उनकी मीनिंग है, ऐसे वर्डों का आप इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद से जो अपनी भाषा रखेंगे लिखावट की, वो आसान भाषा रखेंगे, बहुत ही क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। इस तरीके से आसान भाषा का रखेंगे जो चीज़ समझ में, और राइटिंग थोड़ी साफ़ सुथरी रखेंगे। अगला पॉइंट क्या देखिए, ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंटेशन का ख्याल रखेंगे। प्रेजेंटेशन मतलब किस तरीके से कॉपी में प्रेजेंट कर रहे हैं आंसर को। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, लेकिन अभी आपको एग्जांपल के साथ लेके बताते हैं कैसे। एग्जांपल में थोड़ा सा इसको आप ध्यान से देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगी कि पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा तो। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ज्योग्राफी है, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, ऐसे मैं एज एग्जाम्पल ले रहा हूँ। पहला पॉइंट इसमें जो रूल, जब हम 5 से 6 रूल की मैंने बात की थी ना, तो उसमें पहला क्या है कि जो आपको टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, टॉपिक को आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। जब आप पहले टॉपिक को पढ़िए और उसकी समझ विकसित कीजिए कि उस टॉपिक में पूछा क्या गया है, पहला पॉइंट। और जो टॉपिक को पढ़ने के साथ उसको मल्टीपल डायमेंशन में डिवाइड कर लीजिए। कैसे डिवाइड करना, आप तो पूछेंगे सर कैसे, आप तो कह दे रहेंगे डिवाइड कर लीजिए मल्टीपल डायमेंशन में, लेकिन कैसे हम डिवाइड करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता दें कि सॉइल है, मान लीजिए सॉइल पे पूछा कि भारत के मिट्टियों के बारे में, या फिर जो पेनिनसुलर इंडिया में प्रायद्वीपीय पठार में मिट्टियाँ पाई जाती हैं उसके बारे में समथिंग कुछ क्वेश्चन पूछा है भी। ठीक है, वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मल्टीपल डायमेंशन कैसे विकसित किया था। तो जैसे सॉइल है, पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि सॉइल क्या है। ठीक है, सॉइल क्या है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके फैक्टर क्या क्या है ना, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब सॉइल आप समझ रहे, देखिए कैसे ये होता है डायमेंशन एक्सटेंड करना।
उसके बाद से सॉइल हो गया, ठीक है। उसके बाद से इसमें है कि सॉइल की प्रॉब्लम्स क्या है, सॉइल के सोल्यूशंस क्या है। मतलब जो सॉइल है, मिट्टी है, अगर बात करें तो ये होता है इसका डायमेंशन डेवलप करना। कैसे डायमेंशन, कि क्या सॉइल, मतलब कि अगर देखें आप तो उसके विभिन्न डायमेंशंस में, आयामों में हमने मिट्टी को एकदम तोड़ दिया है। अब इस तरीके से आंसर को फ्रेम करना शुरू करेंगे। अगर कोशिश हो सके जहाँ पे अगर हमें मिल जा रहा है, ठीक है, मैप बनाने के लिए, तो 1 से 2 मैप भी ज़रूर उसमें बना दे। यानी मैप बना कर अगर आप लोकेट करते हैं तो एक अच्छा आंसर माना जाता है। चाहे आप महाद्वीप का जो भी अगर बनने वाला तो बना दे, इंडिया का बन पाए, यूपी का बनने वाला हो, ठीक है। तो अब इसमें बहुत ज़रूरी है कि मैप की आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए, ठीक है। मैप आपको आना चाहिए, और मैप आप होता है ना कि 10-15 से 20 सेकंड पहले बनाना तो नहीं आएगा, लेकिन आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो मैप बनाना आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आया कि हमें जो आंसर लिखना है उस आंसर में क्या करना है। पहली बात तो कि उस टॉपिक को अच्छे से समझना है, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है कि उसमें मैप अगर जहाँ आवश्यक है उस वहाँ पर हमको मैप वहाँ पे फिट करना है। तीसरी चीज़ हम बात करेंगे उसमें क्या, कि रीड द केयरफुली, मतलब कि जो क्वेश्चंस हैं उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ें। क्योंकि जो हम टेस्ट में देख रहे हैं बच्चों की कॉपियाँ, उसमें क्या हो रहा है कि जो क्वेश्चन की डिमांड कुछ और है, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, लेकिन जल्दबाजी में पढ़ने के बाद से बच्चे उसमें क्वेश्चन का आंसर कुछ और लिखने चले जा रहे हैं, यानी डायरेक्शन बदल जा रहा है। इसीलिए तीसरा पॉइंट एकदम अपने दिमाग में रखेंगे कि प्रश्नों को 2 या 3 भागों में विभाजित करेंगे, डिवाइड कर लेंगे एज पर द डिमांड। जैसे कि उसमें क्या क्या पूछा है ना, क्लासिफिकेशन पूछा है, क्रिटिसिज्म पूछा है ना, उसके बारे में अगर आप देखें तो उसके बारे में प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पूछा है, प्रॉब्लम्स को पूछा है, एरिया लोकेट करने को कहा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसको फिर क्लासीफाई कैसे करना है आप ये आगे चल के बताते हैं। चौथा पॉइंट क्या है कि फोकस रखेंगे अपने एक्सटेंशन वर्ड पे, ठीक है। मतलब कि जो उन प्रश्नों में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना जो की वर्ड्स कह लें, या फिर जिस पे क्वेश्चन का बेस टिका होता है। तो वर्ड क्या है कि क्वेश्चन को व्याख्या करना है ना, आलोचना करना है, विवेचना करना है या वर्णन करना है। इन वर्डों पर आप विशेष करके फोकस रखेंगे लिखते टाइम आंसर। ये 4 वर्ड हो गए। उसके बाद से हम आपको बताएं कि 5वां पॉइंट क्या है। ये गलती बार बार बच्चे कर रहे हैं, कहाँ जहाँ एक्सप्लेन करना रहता है वहाँ उस चीज़ों को एक्सटेंड ना करके वहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं। फिर उसके बाद अगर कहीं हम बात करें जहाँ भी विवेचना आलोचना करना है तो वहाँ सीधे सिंपली एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन देखने के लिए कापियों में देखने को मिल रहा है। क्योंकि हम आपको कापियाँ भी दिखाएंगे अभी, कि 1-2 बच्चों की कापियाँ दिखाएंगे जो चेक हुई है, कापियाँ भी दिखाएंगे, वैसे अपलोडेड भी कापियाँ हैं, है ना। 5वां पॉइंट देखिए क्या हमें ध्यान में रखना है। 5वां पॉइंट है कि प्रश्नोत्तर अभ्यास हमेशा आयोग द्वारा निर्धारित मुख्य परीक्षा कॉपी के उत्तर में ही, उस वाले कॉपी में ही कह रहा। मतलब क्या है कि इस चीज़ को भी एक रूल बना लीजिए कि जब भी हम लिखेंगे तो वो जो A4 साइड सी आती है सीट, उसमें जो ऐसे बना रहता है कि यहाँ इस भाग में नहीं लिखना है, ये ऐसे, तो ये वाला जो भाग आपको मिलता है बीच में और ये वाइट पेज का, इसमें लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। जहाँ हम देखिए अभी लाइन बना रहा है, इस वाले पोर्शन में जब आप लिखते हो तो आपकी हाथों की राइटिंग जो है सेट होती है, यानी बैठती है। कई बार ऐसा होता है कि जब हमें हाथ लिखना स्टार्ट करते हैं ऐसे ऐसे चला जाता है, इधर लिखना से तिरछा हो जाता है, कभी इधर चला जाता है। तो इन चीज़ों से हमें बचना है, ठीक है। तो हमेशा क्या ध्यान रखेंगे, आंसर लिखना चाहे आप भले स्टार्टिंग में देखिए आप बहुत ही मतलब होता है ना कि आंसर बिल्कुल पढ़ने लायक नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट आप शुरुआत तो करोगे। अभी जब आप देखोगे ना शुरुआत करो तो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी क्या लिखना है क्या नहीं, लेकिन जब पढ़ के लिखना शुरू करो, क्योंकि आप इस एग्ज़ाम को अगर क्वालिफाई करना चाहते हो तो लिखना आपके लिए बहुत मस्ट हो जाता है। 6वां पॉइंट क्या है, 6वां पॉइंट है दोस्त कि 6वें पॉइंट में कि फ्रेम, वही फ्रेम योर आंसर। यानी अभी हम जो है आप सामने कहा ना कि उसको डिमांड के हिसाब से ब्रेक करना है, क्वेश्चन को डिमांड के हिसाब से। चौथे पॉइंट, तीसरे पॉइंट में जो बता रहा था उसी चीज़ को क्या करा है, डिमांड के हिसाब से ब्रेक करना है। मतलब आंसर को अगर आप देखें तो फ्रेम करना है। कैसे फ्रेम करना है, इंट्रो, ठीक है, मेन बॉडी और निष्कर्ष। कोशिश करेंगे कि जो डायग्राम और मैप है वो कहाँ हो, मेन बॉडी में हो, ठीक है। इंट्रो क्या है, 2 से 3 लाइन, मतलब जो पूछा गया उसके बारे में आप अगर ध्यान देंगे तो 20 से 25 शब्दों में आप इंट्रो के लिए 2 से 3 लाइनों में लिखने। जैसे सॉइल की हम लोग बात कर रहा था, तो सॉइल क्या है ना, कहाँ पे क्या फॉर्मेशन, इस तरीके से। मेन बॉडी में अगर हम देखें तो कारण और वर्गीकरण, ठीक है, समाधान, उपाय, ये सब सारी चीज़ें मेन बॉडी में आ जाती हैं। और मेन बॉडी में क्या करेंगे, डायग्राम को हम इंक्लूड कर देंगे। उसके बाद से लास्ट जो पॉइंट है निष्कर्ष यानी सोल्यूशन, ठीक है। और इन चीज़ों में ना आपका योजना रिपोर्ट यूज कर सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन कैसा भी हो, लेकिन आपका जो एंड है ना वो एक पॉजिटिव नोट पे ख़त्म होना चाहिए, यानी आशावाद होना चाहिए। उसमें लगना चाहिए कि हाँ आप कोई प्रॉब्लम हो उससे सोल्यूशन को आप निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने
बहुत ही डीप तरीके से चले गए कि नहीं ये तो ऐसा प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, ऐसा है वैसा नहीं। तो कंक्लूजन में हमेशा पॉजिटिव एंड पे उसको ख़त्म करें आंसर को, और कोशिश करें कोई योजना रिपोर्ट है तो उसकी रिपोर्ट को आप कोट कर सकें, तो ये होगा आपका ऑथेंटिक डेटा। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि एक आंसर कैसे लिखा जाता है। जो बच्चों ने आंसर लिख के सबमिट किया था उसको समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल लाइव के बच्चे कॉपी में कैसे लिखते हैं। पहली बात तो देख लीजिए, आप वही कॉपी है, ये बाउंड्री वाली कॉपी है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन के ऊपर पढ़ लेते हैं कि भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का रेखांकित कीजिए, साथ ही क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के पहले चरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 8 नंबर के क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो क्या क्या इसको जो अगर ब्रेक करें हम तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के बारे में पूछा है और उसके उदय के कारण पूछ रहा है, उदय के कारण को पूछ रहा है। उसके बाद कह रहा है कि उसके कारण से पहले जो विशेषताएं हैं उसको वर्णन कीजिए। 3 पार्ट में टूट जाएगा कि पहले हम क्रांतिकारी का बता देंगे राष्ट्रवाद क्या है, फिर उसका कारण बता देंगे और उसकी विशेषता। देखिए इस बच्चे ने बहुत अच्छी कॉपी लिखी है, उसको हम बता दें कि 19वीं शताब्दी के अंत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिनका विचारधारा स्वराज मांगने से नहीं अपितु संघर्ष से प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे जो कॉपी चेक हुई, इन्होंने भी जो चेक करने के बाद ऐसा लगा कि हाँ इन्होंने आंसर बहुत क्या कहते हैं इंट्रो बहुत अच्छा लिखा था। 2 से 3 लाइन में इंट्रो हो गया, उन्होंने राष्ट्रवाद को बता दिया। ठीक, इसके बाद अभी जो राष्ट्रवाद के कारण है, देखिए कारण कितने अच्छे से इन्होंने एक बॉक्स बना के सारे कारणों को जो कौन कौन से कारण थे राष्ट्रवाद उदय के उनको यहाँ पे लिखा है। लेकिन अब जब कॉपी चेक होती है तो उस कॉपी में बताया गया है कि देखिए क्या क्या चाहिए और इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। इस तरीके से आंसर आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये कारण हो गया आंसर का। और एक और आपको यहाँ पे बताते हैं कारण के बाद से अब जो इसकी विशेषताएं थी, विशेषताओं को देखिए कितने खूबसूरत तरीके से इन्होंने यहाँ पे लिखा है। जो भी सारी यहाँ पे विशेषताएं सबको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और जो कॉपी चेक करने के बाद जो इसमें आपको एक्सटेंशन और देना था वो चीज़ आपको बता दी गई। तो जो हमने यहाँ पे पॉइंट आपसे डिस्कस करा था ना कि आप आंसर को क्या करेंगे, इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन में करेंगे। तो ये था दोस्तों आज एक छोटा सा सेशन। इस सेशन में हमने बात की किस चीज़ की, है ना, सेशन में हमने बात करा कि कैसे कुछ अच्छा उत्तर लिखा जाता है। तो दोस्तों आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आएगा आपके। और लास्ट पॉइंट दोस्तों जो हमने बताया था कि उत्तर लेखन का 753 नियम क्या है। इस नियम में बेसिकली देखो ये रूल ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये फाइनल जब आप आंसर राइटिंग आपकी डेवलप हो जाती है उस टाइम के लिए कि जब आप एक अच्छा आंसर लिखने लगे, उसके लिए कहा जाता है कि जो आप एक आंसर है ना उस आंसर को आप क्या करें 7 मिनट में उस प्रश्न को उत्तर देने का लक्ष्य रखें। और उस जो क्वेश्चन का आंसर है उसको आप क्या करें, उस आंसर में कीवर्ड के संबंधित 5 बिंदु लिखें, 5 पॉइंट आपको आने चाहिए उस आंसर से लिखने के साथ साथ। और 3 क्या है कि मतलब जो उसमें बात कही गई उसको आप एटलीस्ट 3 डायमेंशन 3 आयामों में विस्तृत कर सकें। तो ये एक बहुत आगे की चीज़ है, मतलब बेसिक में आप इस चीज़ को अप्लाई नहीं करेंगे 753 रूल, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। जब आप आंसर राइटिंग लिखना सीख जाएंगे और आप अच्छा आंसर लिखने लगेंगे तब उस टाइम में आता है 753 रूल कि आप 7 ही मिनट में एक आंसर को लिख पाएँ, है ना, और उसके 5 डायमेंशन में लिखें, 5 पॉइंट्स लिखे, 3 डायमेंशन में लिखें। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक छोटा सा सेशन जिस सेशन में हमने बात करी दोस्तों कि कैसे एक अच्छा आंसर लिखा जाता है ना, कैसे एक अच्छा आंसर लिखा जाता है। आपके क्या सुझाव आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी प्रैक्टिस के लिए चीज़ें चैनल पर अवेलेबल है, करंट अफेयर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।